अविभाजित बिहार से अलग होकर अपना राज्य झारखंड 2000 में बना। विकास की अवधारणा के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। कितना विकास हुआ इस 24 साल में, शायद मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी इस राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र से वाकिफ हैं। बड़ी आशा थी, पूरा विश्वास था कि हम अविभाजित बिहार में हैं, विकास अपना नहीं हो पा रहा है। आदिवासी विकास की अवधारणा थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात थी। इस 24 साल में 2024 में फिर से एक बार चुनाव होने जा रहा है। हम बात आज विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं। विश्रामपुर को विकास से पुरनूर करने के ख्याल से, इस वादे के साथ अब तक कई जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए, लेकिन विश्रामपुर का विकास कितना हुआ, क्या जो सोच करके इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे तो उनके द्वारा किस रूप में काम किया गया, क्या क्षेत्र विकसित कितना हुआ, सबके अपने अपने दावे रहे। दावे के साथ साथ जब जब चुनाव आता रहा तब तब वादे भी हुए कि इसमें हम इस कार्यकाल में मैं नहीं कर सका तो अगले कार्यकाल में मैं पूरी तरह से काम करूंगा। लेकिन कितना काम किया गया ये अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोग चुनाव जीतने के बाद सरकार की जो राशि होती है, जो सरकारी राशि होती है, उससे खर्च करके और क्षेत्र को विकसित करने का दावा करते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसे प्रत्याशी के साथ हैं जिनके द्वारा अपने निजी राशि से इतना खर्च किया गया, कई ऐसे काम किए गए, तब कोई चुनाव में तब आता है जब यह वादा करता है कि आज हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे हाथ में कोई समर्थ नहीं है, जब मुझे आप चुनेंगे, जब मैं आपका विधायक बन जाऊंगा, आपका प्रतिनिधि बन जाऊंगा, तब आपके हित में काम करूंगा, तब आपके क्षेत्र को विकसित करूंगा। लेकिन आज हमारे साथ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी नरेश सिंह जी हैं। कैसे इस सोच कैसे जागृत हुई? आप क्षेत्र में एक संवेदक के रूप में क्षेत्र में थे, आप पूरे क्षेत्र में काम हो रहा था, तो आपने क्या देखा था? जब आप क्षेत्र में जाते थे तो लोग क्या कहते थे, किस पीड़ा को आपने महसूस किया था विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम लोग सतबहिनी झरना तीर्थ में 2004 से सतबहिनी झरना तीर्थ के विकास करने के लिए वहां काम कर रहे थे। सतबहिनी झरना तीर्थ में प्रत्येक वर्ष यज्ञ का आयोजन होता है। उसमें बड़े बड़े महात्मा आते हैं जो अपना प्रवचन देते हैं। और 2014 में अयोध्या के संत मंडलेश्वर जी प्रेमदास जी यहाँ आए हुए थे और एक दिन स्टेज से हम उनका प्रवचन सुन रहे थे, तो एक प्रसंग उनका ये भी आया कि कोई भी प्राणी इस धरती पर आता है, अपना कार्य करता है, अपना पैसा कमाता है और तिजोरी में भर के फिर स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन हम एक प्रवचनकर्ता के हैसियत से आपको यह बताना चाहते हैं कि भगवान आपको इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि आप अपना काम करके तिजोरी भर के और बाहर चले जाइए, घर छोड़ करके स्वर्गवास हो जाइए। उनका यही कहना था कि ईश्वर जो आपको भेजा है, कुछ आशा से भेजा है। आप जिस स्थिति में हैं, जहां पर हैं, आप अगर इस समाज में आकर के, इस धरती पर आकर के कुछ जन कल्याण नहीं किए तो आपको पैसा कमाना या नहीं कमाना कोई माने मतलब नहीं रखता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे हम लोग उनको गुरु के तुल्य मानते हैं और वहीं से हम लोग जन कल्याण के क्षेत्र में आए। शुरू बार जब आए थे तो हमें ऐसा नहीं कि विधायक बनने के लिए हम आए थे, हम समाज क्षेत्र के सेवा में आए थे। लेकिन हमको लगा कि हम अपने व्यक्तिगत कमाई के 25-30% रुपया खर्च करके जो काम कर सकते हैं
इस समाज के लिए या विश्रामपुर विधानसभा के लिए काफी नहीं है। तो हमारे मन में यह एक जिज्ञासा हुआ कि अगर हम यहाँ के प्रतिनिधि बन जाते हैं तो हमारा जो संकल्प है 25-30% खर्च करने का, और अगर प्रतिनिधि के रूप में लोग हमको चुनते हैं तो उसका जो भी जिस तरह का आमदनी है, यहाँ तक कि विधायक का जो दरमाहा मिलता है वो भी हम उसमें से भी 1 रुपया लेने के लिए इच्छुक नहीं है, और वो भी मेरे संकल्प के अंतर्गत आता है। तो मिला जुला करके हम इस उद्देश्य से आए हैं कि विधायकगिरी का जो भी चीज हो उसका तलब सहित बाकी अपना जो पैसा वो लगा करके जितना संभव हो सके क्षेत्र का विकास करेंगे। जब आपने विकास अभियान की शुरुआत की, तो जब आप क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने सबसे पहला काम क्या बताया? क्या लगा आपको कि सब जरूरत है इसे करने की, जो क्षेत्र के लोग परेशान है इसके बिना उन्हें परेशानी हो रही है? देखिए, क्षेत्र में लगभग विश्रामपुर विधानसभा के 95% हम गांव का भ्रमण किए हैं। तो उस भ्रमण के दौरान हमें यह पता चला कि क्षेत्र में ऐसे ऐसे चेक डैम हैं जो 5 लाख 10 लाख से लेकर के करोड़ों के लागत में सैकड़ों डैम पेंडिंग है। मैं अपने सामर्थ्य के मुताबिक लगभग हम 2 दर्जन छोटा छोटा चेक डैम बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में रास्ता का कोई सुविधा नहीं है। 6-7 गाड़ी मेरा परमानेंट जन कल्याण के क्षेत्र में रास्ता बनाने के क्षेत्र में लगा हुआ रहता है। और इसके अलावा बहुत गरीब ऐसे हैं जो शादी में उनको बहुत दिक्कत होता है, हमको बुलाते हैं तो उसमें भी खर्च करते हैं क्योंकि उनके बहुत अभाव है। और शादी श्राद्ध या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम है उसमें हम शामिल होते हैं कि उनका कुछ कल्याण हो सके। और इस तरह यहाँ के जितने भी विधायक हुए हैं उस सरकार का सामान्य प्रक्रिया जो होता है, या विधायक रहे या नहीं रहे, सामान्य प्रक्रिया के तहत जो टेंडर होता है वही काम इस क्षेत्र में हुआ है। उसमें और भी अलग से ही लगाया गया है कि इतना कमीशन खोरी है कि काम भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके अलावा विधायक का कोई उपलब्धि नहीं है। विधायक का यही उपलब्धि है कि जब हमारे विधायक फर्स्ट बार आए थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, उनके पास कमांडर भी नहीं था। कमांडर भी किसी संबंधी से लिए थे। और आप इससे आज आप उनका स्थिति देखिए तो आपका पता चल जाएगा कि विधायक जी जो है, यह सब जो आलीशान बिल्डिंग, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे जिस तरह का हो, आप देख रहे होंगे ये पैसा वो कहां से ला करके बना है। यही विधायक के बल पर जो कमाई हुआ है, समूचा विधायक मद का पैसा है, जिस तरह का पैसा है वो अपने निजी काम में लगाते हैं। मतलब जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए उनमें इच्छा शक्ति नहीं रही कि हमको करना क्या चाहिए जो क्षेत्र के लिए जरूरी हो। आपने बताया कि सड़कें नहीं थी, सड़क को विकास का पहला पैदान कहा जाता है। जब पहला पैदान ही मजबूत नहीं था, जब बुनियाद ही कमजोर था, तब बुलंद इमारत कहाँ से खड़ा होता? इच्छा शक्ति कमजोर रहा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं विकास के लिए नहीं आए हैं। विकास करने का इच्छा उनको कभी भी नहीं रहता है। वो यह बोलते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है हम जानते हैं, और चुनाव जीतने के बाद गरीब पब्लिक से, आम पब्लिक से, क्षेत्र के विकास से उनका कोई सरोकार आज पिछले 20 वर्षों से नहीं रहा है। अगर सरोकार है तो अपना निजी संपत्ति बढ़ाने में, निजी कॉलेज बढ़ाने में, निजी अस्पताल बनाने में, यही उनका सोच है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपने देखा होगा, जब गांव में आप जाते हैं क्या हालात है? देखिए, सरकारी प्रक्रिया के तहत अस्पताल तो हर जगह बना है, सरकार के तरफ से संसाधन भी मुहैया होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो जनप्रतिनिधि का जो अस्पताल का देखरेख नहीं करते हैं, सरकारी तंत्र पर दबाव नहीं डालते हैं, मेरे हिसाब से सरकारी
सुविधा का कोई कमी नहीं है, सुविधा को लोग बीच में खा जाते हैं और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि का होता है कि कहाँ क्या दिक्कत है। पलामू 9 विधानसभा क्षेत्र, सबसे ज्यादा अगर कोई विधानसभा क्षेत्र पर काबिज रहा तो आरजेडी रहा। राजद के सबसे ज्यादा विधायक रहे यहाँ पर, एक बार फिर आप राजद से हैं, क्या लग रहा है स्थिति पार्टी के दृष्टिकोण से? देखिए, हम लोग अभी आरजेडी का झारखंड प्रदेश में 7 कैंडिडेट है, ठीक है, और पहले भी राजद के जो विधायक रहे या तो दूसरे जगह चले गए, या पैसा के प्रलोभन में, या पद के प्रलोभन में। जैसे आपको 2014 में, 14 से पहले हमारे जो विधायक थे आरजेडी के विधायक थे, और उन्हें लगा कि हम जरूरत भर इसमें अपना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और भारतीय जनता पार्टी में 2014 में और 2019 में चुनाव जीते भी। तो उनका या इस तरह के सोच वाले जितने भी विधायक हैं, वह अपना काम बनाने के लिए पार्टी बदलने में विश्वास करते हैं। और आज के समय में जो हम लोग के 7 गो कैंडिडेट हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस अच्छा रिजल्ट आपको देखने के मिलेगा, और लगता है कि पहले जैसे आरजेडी का जो विधायक होते थे, इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि विधायक की संख्या बढ़ेगा। मतलब खुद के हालात बदलने के लिए पार्टी बदलते हैं, क्षेत्र का हालात बदलने के लिए नहीं? कभी नहीं, ये तो जग जाहिर है। आप सोचिए कि जैसे हम अभी क्षेत्र में गए थे तो तलसबरिया में एक मुस्लिम परिवार के अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमसे यही बात कही कि आप राजद से जीत के कहीं दूसरे जगह नहीं चले जाइएगा ना, उनका पहला क्वेश्चन था। तो हम उनसे बताए कि देखिए, कोई भी विधायक पार्टी क्यों बदलता है, आप इस पर ध्यान दीजिए, या तो पैसा कमाने के लिए और नहीं तो मंत्री बनने के लिए। तो नरेश सिंह जो इस क्षेत्र में आए हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, अगर आप हमारी बात पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं, हम लोग इस विधायकगिरी में 1 रुपया का कोई लोभ लालच के लिए नहीं आए हैं। और जब लोभ लालच के लिए नहीं आए हैं तो हम राष्ट्रीय जनता दल में जब एक बार पार्टी में चले गए, तो अगर विधायक हम बनिए गए तो क्षेत्र के विकास करने के लिए विधायक पद काफी है, उसके लिए मंत्री का बहुत आवश्यकता नहीं है। और मंत्री अगर हम बनते हैं, लोभ में अगर किसी पार्टी में चले जाते हैं मंत्री बनने के ख्याल से, पैसा तो कमाना है नहीं, तो हम एक साधारण आदमी हैं, साधारण जीवन जीते हैं, साधारण तरीका से रहते हैं, और हमें उस ताम झाम का कोई जरूरत नहीं है, और हम जो बनेंगे वही रहेंगे, और इसके लिए कहीं आपको सोचने का जरूरत नहीं है। पार्टी सुप्रीमो लालू जी से बात हुई होगी आपकी? जी, जिस समय सिंबल मिल रहा था तो हमारे तेजस्वी यादव और हम 2 ही आदमी थे रूम में। तेजस्वी यादव हमको सिंबल दिए और उसके बाद अपने भी बात की और बोले कि थोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष से फोन लगा देते हैं, बात कर लीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रणाम करने के बाद थोड़ा उनसे आशीर्वाद मांगा कि सर आशीर्वाद थोड़ा दिल से दीजिए कि हम आपका सीट निकाल सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है नरेश सिंह, आप निकाल लीजिएगा सीट, हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपके यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में अभी प्रत्याशी आरजेडी से हैं, दर्जन भर प्रत्याशी हैं, एक वर्तमान में विधायक खुद है। आप उनके बारे में आप कह रहे हैं कि केवल उन्होंने पार्टी बदला, दामन बदला, विकास नहीं किया, हालात नहीं बदले। और दूसरी ओर प्रत्याशी हैं जो आपके प्रतिद्वंदी के रूप में हैं, जो वादे कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं, प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं तो यह काम करेंगे। वादा कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हमने अपने बिना हाथ में कोई सामर्थ्य हुए, बिना कोई अधिकार रहे, आपके पास कोई अधिकार तो है नहीं, उसके बावजूद भी आपने समाज सेवा के तहत इतना काम किया। आपके पास दावा है, उनके पास वादा है।
अपने आप कहाँ पाते हैं? देखिए, हम आप विश्रामपुर विधानसभा के आम पब्लिक से भी यह अपील करना चाहते हैं कि आपके बीच में जो भी प्रत्याशी है उसका पिछला 10-20 वर्ष का इतिहास आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो हमारा विकास कर सकता है, उसका चरित्र कैसा रहा है, उस सरल आदमी है कि फ्रॉड आदमी है कि कैसा आदमी है, वो आम पब्लिक विचार करती है, कोई नेता नहीं विचार करता है। लेकिन हमको लगता है कि जनरली जो नेता है, आप किसी नेता से यह कहवा दीजिए अपने माइक से ही या अपने ही जब पूछ करके आप उनसे ही इंटरव्यू ले लीजिए कि आप अगर कमाएंगे, ठीक है, बहुत आप विकास करते हैं, ठीक है, आप विधायक गिरी का 1 रुपया लीजिएगा कि नहीं? जनरली विधायक का दस्तूर है कि विधायक का पीसी बनता है, जब पीसी पहुंचता है तब शिलान्यास होता है किसी भी चीज का। आप इससे अलग हैं कि आप इसी में शामिल हैं। दूसरा चीज, विधायक के संबंधित जो अभी आमदनी आता है आप अपने रखिएगा कि नहीं रखिएगा। तीसरा चीज, आपको तलब मिलेगा तो आप अपने पॉकेट में रख लीजिएगा कि जन कल्याण में लगाइएगा। और आपके जैसे आजकल हम देखते हैं, हम तो कहीं सभा में बोलते हैं कि भाई हम साधारण आदमी हैं, जन कल्याण के क्षेत्र में अगर इतना खर्चा कर रहे हैं तो हम तो 25 गाड़ी से चल सकते हैं। जब हम जन कल्याण में इतना खर्चा करते हैं तो अपना विधायक गिरी जीतने के लिए 25 गाड़ी लेके नहीं चल सकते हैं। लेकिन आप इसी क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी जितना बढ़िया लग्जरी गाड़ी, जितनी गाड़ी की संख्या होगी उतना मजबूत प्रत्याशी माना जाएगा। तो लेकिन मेरा सोच यह है, मेरा उस सोच उनसे विपरीत है। हम यह सोचते हैं कि अगर वोट अगर किसी से मत हम अपना प्राप्त करेंगे तो नरेश सिंह प्राप्त करेंगे। मेरा गाड़ी प्राप्त नहीं करेगा, न मेरा कोई कार्यकर्ता प्राप्त करेगा। आवेदन हमको लगाना है पब्लिक के पास, गाड़ी आवेदन नहीं लगाता है या राइफल आवेदन नहीं लगाता है। और हम लोग साधारणतः इस सोच के साथ आए हैं कि यह जो फिजूल खर्चा है, 25 गाड़ी से चलना, 50 गाड़ी से चलना, उसमें जो पैसा खर्चा होगा वो इलेक्शन के बाद गरीबों के जन कल्याण में लगाएंगे। तो पब्लिक आशीर्वाद दे या नहीं दे, ऊपर वाला तो हमें जरूर आशीर्वाद देगा। धन बल, जन बल, बाहुबल तीनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्षेत्र दशकों से। धन बल बाहुबल इससे कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावा है जिसको पब्लिक चाहेगी। आप कभी कभी देखे भी होंगे कि किसी का इलेक्शन में 1 पैसा खर्च नहीं होता, वो जीत जाता है, ठीक है। तो उसका मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं, अपने सामर्थ्य के मुताबिक खर्चा करते हैं कि आगे हम चोर ना हो सके। हमको जितना खर्चा करना है उतना ही खर्चा करते हैं कि चोर भी नहीं हो सके और बाद में कंगाल भी नहीं हो सके। अगर हमसे अगर कोई आदमी आम पब्लिक अगर ये कह दे कि हमको आप इतना रुपया दे दीजिए, यहाँ के जमीन लिख दीजिए, हम आपको जिता देंगे, तो हम उसको सीधा हाथ जोड़ देंगे कि देखिए सर, हमको विधायक नहीं बनना है। विधायक बनना है तो चोरी का नाम नहीं लिखाना है, चोरी में नाम नहीं लिखाना है। और जिस दिन आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं, रखिएगा आप अपने पास कि जिस दिन नरेश सिंह पर चोरी का इल्जाम लग गया ना, उस दिन नरेश सिंह इस्तीफा दे देंगे विधायकगिरी से। विकास का बेहद करीबी से अनुभव रहा है आपको, तो अगर जनता जिस तरह से आपने क्षेत्र में काम किया है सेवा के तहत, अगर जनता आपको चुनती है अपने विधायक के रूप में, तो क्या लक्ष्य रखा है आपने? देखिए, हम लोग क्षेत्र में जब घूमते हैं तो बहुत ऐसे ऐसे गरीब हैं जिसको चापाकल गड़वाने का अपना सामर्थ्य नहीं है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं किसी गरीब के यहाँ, तो वो 1000 फीट से पानी लाके पानी पीता है।
तो ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिसको पानी पीने की आवश्यकता है। तो मेरा सबसे पहला काम गरीबों को पानी देना है। दूसरा काम यह है कि जिसे विश्रामपुर विधानसभा में जितने चेक डैम पेंडिंग है, जितने चेक डैम पेंडिंग है, हम समझते हैं कि एक आध साल के अंदर अंदर उस सब चेक डैम का काम करेंगे। चूंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, जैसे भारत देश में कृषि प्रधान देश है, वैसे मेरा विश्रामपुर विधानसभा में कृषि प्रधान है। बहुत लोग कृषि से जीवन जीविका चलाते हैं, बारिश के भरोसे, बारिश के हो तो भरोसे। खेती और ना हो तो ना। और अगर उस काम के तरफ हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र से कुछ बेरोजगारी दूर होगा। पहला तो चेक डैम बनवाना जो समूचा पेंडिंग है। दूसरा, अगर विधायक के रूप में सरकारी प्रक्रिया के तहत जो भी पथ का निविदा होता है वो तो काम होगा ही होगा, और काम होगा तो ईमानदारी से होगा, अच्छा काम होगा। इसके अलावे जो भी ग्रामीण सड़क है, हो सकता है 1 साल 2 साल में हम नहीं सक पाए, विधायक कैपेसिटी के बाहर हो, तो मेरा ये सोच है कि दोनों प्रखंड में, दोनों विश्रामपुर गढ़वा में और पलामू में 4 प्रखंड है, पलामू में, और 3 प्रखंड है आपको विश्रामपुर में, ठीक है। तो दोनों क्षेत्र में निश्चित रूप से ये जो मिट्टी मोरंग का काम है, जो टेम्पररी सड़क का निर्माण हम लोग करा करके पब्लिक को कुछ सुविधा दे सकते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा विधायक बनने के बाद विश्रामपुर विधानसभा कोई भी गांव में, चाहे देहात हो चाहे जो हो, कोई गड्ढा नहीं रहेगा। उस काम को करना है। तीसरा, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है तो उसमें थोड़ा निगरानी करना है कि कितने डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, कहाँ कहाँ किनका पोस्टिंग है। अगर हम कहीं डॉक्टर के दिक्कत है तो वहां कैसे पोस्टिंग करावें, और अगर उनको मन नहीं लगता है तो हम अपना तरफ से उनको रहने का व्यवस्था देंगे, खाने का व्यवस्था देंगे, संभव है कि उनको गाड़ी का भी व्यवस्था दे दें। तो भरसक पर कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जितना संभव हो सके जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे। स्कूली शिक्षा का जहां तक बात है, स्कूल सब जगह है, बच्चे भी सभी जगह हैं, कुछ टीचर का अभाव। तो ऐसे तो आपको हम पूरा वादा नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा जरूर कोशिश करेंगे कि हम अपने सामर्थ्य के मुताबिक, जैसे मान लीजिए मेरा गांव है या बगल बगल के गांव है, सरकारी तरफ से 2 टीचर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आवश्यकता है तो 1-2 टीचर हम लोग अपने सामर्थ्य के मुताबिक उनको बहाल उसमें कर सके तो जरूर करने का प्रयास करेंगे। मतलब पूरा लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है। आपने जो समाज सेवा किया था, तक किया था कहना उचित नहीं होगा, लगातार जारी ही है। और आपने शायद कहा भी है, कई बार कार्यक्रम में भी आपने कहा है बात कि विधायक हम बन भी जाएंगे तो समाज सेवा का जो सिलसिला है वो सिलसिला अनवरत मेरा जारी रहेगा। एकदम अनवरत जारी रहा। एक चीज आपको बता दें आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ जितने भी आपको प्रतिनिधि हुए हैं, क्षेत्र के लोगों को मानसिकता इतना बिगाड़ दिए हैं कि कहना मुश्किल है। क्षेत्र में 4 लाख वोटर हैं। कोई भी विधायक 4 लाख आदमी से परिचय कर सकता है? नहीं कर सकता है। सभी पब्लिक के दिमाग में है कि विधायक जी से हमारा जान पहचान नहीं होगा तो हमारा काम ही नहीं करेंगे। इस सिस्टम को अगर हम आ गए तो जरूर बदलेंगे, और जिस गरीब गुरबा जो हमको पहचानता नहीं है, हमारे यहाँ आ नहीं पाता है, तो उसका घर में जाके काम करेंगे। अगर हमारे यहाँ आ गया तो जिसको पहचानते हैं उसका 2 नंबर में काम होगा, जिसको नहीं पहचानते हैं उसका 1 नंबर में काम होगा। इसलिए कि लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो उन तक एकदम इतना करीब से आकर के आम लोग बात कर लेता है, लेकिन जब वो प्रतिनिधि बन जाते हैं, जब विधायक बन जाते हैं, तो एक घेरा बन जाता है। जैसे डी एरिया किसी कार्यक्रम बनता है तो एक एरिया बन जाता है, खास लोग का घेरा बन जाता है, आम लोग दूर हो जाते हैं। जैसे आपका कहना भी सही है, आजादी से आज तक वही परंपरा रहा है, ठीक है।
लेकिन विधायक का जो परंपरा पहले से रहा है वही परंपरा तोड़ने के लिए हम आए हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य वही है कि वही परंपरा तोड़ना है। और जिस लाइन में पहले के विधायक किसी भी क्षेत्र में काम किए हैं, अगर हम आपका क्षेत्र में विधायक बन के आ जाते हैं तो आपको लगने लगेगा कि नरेश सिंह पूरा परंपरा को तोड़ दिए, दूसरा परंपरा शामिल कर दिए। तो बोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही बात है कि कोई भी व्यक्ति जब वह किसी क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में आता है, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको कहा था, तो उसके कई वादे होते हैं। लेकिन नरेश सिंह जी का दावा है, और दावा इसलिए है कि आज कई सालों से जिस समाज सेवा अभियान किनके द्वारा शुरुआत की गई थी वह अभियान रुका नहीं है, अब तक अनवरत जारी है, और वह उस वक्त भी जारी रहेगा अगर आप सबों ने अपना प्रतिनिधि निर्वाचित कर लिया, अपना विधायक चुन लिया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक परिपाटी सी जड़वत है किसी भी क्षेत्र में, विश्रामपुर क्षेत्र के हम नहीं, किसी भी क्षेत्र की बात करें तो, कि लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो आम लोगों से इस तरह मिलते हैं कि जैसे उनका वर्षों का पहचान हो। आम लोग उनके करीब से आकर के मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वह चुनाव जीत जाया करते हैं, विधायक या मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद एक घेरा खास लोगों का हो जाता है, आम लोग बेहद दूर हो जाते हैं। बस यही कारण होता है कि आम लोग के मन में उनके प्रति निराशा हो जाती है। इसी परिपाटी को विकास तो खैर अलग बात है। पहले तो नरेश सिंह द्वारा साफ कहा गया कि हम इस परिपाटी को बदलेंगे, एक नई व्यवस्था लागू करेंगे, और इनके द्वारा साफ तौर पर यह बात कही गई कि जिससे मेरा परिचय है, जिसे मैं बेहद करीब से जानता हूं, उसका काम भले बाद में हो, लेकिन जो आम लोग है, जो निरीह है, जो हमारे पास नहीं पहुंच सकता है, अगर वो पहुंचा भी है तब ठीक, और नहीं भी पहुंच पाया है, उसके बारे में मुझे जानकारी होती है, तो सबसे पहले मैं काम उसका करूंगा। अब यहाँ सोचना आपको है, ज्यादा कुछ दिन तो है नहीं, 13 तारीख को मतदान होना है अपने यहाँ पहले चरण में, और नरेश सिंह जी जो आपके राजद से प्रत्याशी हैं, वो आपके बीच पहली बार नहीं जा रहे हैं। सालों से अपने अभियान के तहत उसके जरिए आप तक पहुंचे हैं, और उनके द्वारा वह काम किया गया है जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, चाहे वो सड़क का काम हो, सिंचाई का हो। और सिंचाई का जिस तरह इन्होंने बताया कि जो डैम इन्होंने बनवाया है, आप दिली संजीदगी से आपको सोचना होगा कि आप उस क्षेत्र से आते हैं, उस जिले से आते हैं जहां पर हर दूसरे साल सूखा पड़ता है। बारिश हो तब खेती होती है, और नहीं बारिश हो तो खेती नहीं हो पाती है। जो खेत उपजाऊ है, जो खेत सोना बोल सकते हैं पैदावार के रूप में, वह खेत बंजर पड़े रहते हैं। मजबूरन आपको धन कटनी करने और धन रोपनी करने बाहर जाना पड़ता है। यहाँ की वह प्लान करते हैं, जहां जब वो पलायन करते हैं 2 रोटी के लिए, उनके पाले में रोटी से ज्यादा मौत आती है। ऐसे हालत में जब आपके बीच इनके द्वारा इतने सालों से अभियान के तहत पहुंच करके वो सारे काम किए जा रहे हैं जो एक प्रतिनिधि को करना चाहिए था, तो सोचना आपको है, दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि जो व्यक्ति बिना अधिकार के अपने जितना समर्थ है उसके अनुसार काम किया गया, अगर उस व्यक्ति को हम चुनते हैं तो हमारे लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।